नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने सलाम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। साथियों, आज एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का मिलने वाला है। और यहाँ से जो 2 नंबर आपके फिक्स है साथियों, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं। बस आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना होगा। साथ ही साथ जो है पूरे क्लासेस में आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप पूरे पूरे क्लासेस देखते हो साथियों, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। बस आपको कंटिन्यू रहना है और हर एक क्लास को देखते हुए चलना होगा, ठीक है। और आज जो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस के ऊपर में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। सो पहला पॉइंट की ओर मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का समय ज़्यादा न लेते हुए क्लास से मैं रूबरू कराता हूँ। सो इंटेलिजेंस या बुद्धि की यदि हम बात कर सकते हैं, तो बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति करता है बहुत सारी समस्याएं, उसके सामने जो कठिनाइयाँ आती है उसको जो संघर्ष करना होता है। तो बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में क्या करती है, मदद कौन करता है? बुद्धि करता है, क्योंकि बुद्धि के ही माध्यम से हर एक छोटा या बड़ा हो काम हो, बुद्धि के ही माध्यम से व्यक्ति कर पाता है ना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और बुद्धि से ही व्यक्ति जो है तर्क करना सीखता है, थिंकिंग करता है। उसके बाद में इमेजिंग अर्थात सोचने की जो क्षमता होती है, कहीं ना कहीं बुद्धि के ही माध्यम से व्यक्ति सोच पाता है। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे जो है बुद्धि के ही माध्यम से व्यक्ति कर पाता है। नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंटेलिजेंस कैसे होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है। कैसे होता है? मल्टी डायरेक्शन होता है, तो बहुत सारे दिशाओं में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे दिशाओं में देखने को मिल सकता है। वो चाहे आपने देखा होगा कि कई बार जो है बच्चा जो है कोई बच्चा डायरेक्शन यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। वो चाहे खेल के प्रति हो, खेल के प्रति कोई बच्चा खिलाड़ी बन पाता है, तो कोई बच्चा बच्चा आगे जाके एक्टर बनता है, तो कोई बच्चा आगे जाके डॉक्टर हो या वकील हो, या फिर कोई बच्चा शिक्षक बनता है। तो ये कैसे होते हैं कैसे होते हैं मल्टी डायरेक्शन, मतलब अलग अलग दिशाओं में मल्टी डायमेंशनल होता है। अलग अलग दिशाओं में हो सकता है, अलग अलग प्रकार से बच्चों में जो है बुद्धि होती है। और उसी बुद्धि के अकॉर्डिंग वे व्यवहार करते हैं, और आगे जाके उसी बुद्धि के अकॉर्डिंग या उसी ज्ञान के अकॉर्डिंग वो उस अ, कार्य में सक्षम हो पाते हैं, और उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, और उस कार्य के प्रति अपने आप को अच्छा साबित करके दिखाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगला जो है बुद्धि कैसी होती है, स्थायी एवं परिवर्तनशील, यानी कि परिवर्तनशील होती है। बुद्धि कैसी होती है? परिवर्तनशील, स्थायी और परिवर्तनशील होती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है ना। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के साथ साथ में मैं अब लेके चलता हूँ आपको बुद्धि के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पे। और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि के जो प्रकार जो है वो थंडाइक के द्वारा दिया गया है। और थंडाइक के द्वारा इन्होंने 3 प्रकार बुद्धि के प्रकार बताया है, और हर एक प्रकार को हम बहुत ही अच्छा से यहाँ पे समझने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं साथियों। इन तीनों पॉइंटों में से एक क्वेश्चन तो पक्का है आपका, है ना। तो हर एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना होगा। सो सबसे पहला जो पॉइंट जो यहाँ पे जो दिया गया है, मूर्त बुद्धि, है ना। मूर्त बुद्धि, क्योंकि यहाँ पे थंडाइक ने बहुत ही अच्छे से सटीकता से बुद्धि को समझाने का प्रयास किया। साथियों, सो हम एक पॉइंट को समझते हैं। मूर्त बुद्धि क्या होते हैं? मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है कि वह चीज या वह वस्तु हम कह सकते हैं जिसके बारे में, यानी कि जो हमें सामने होती है, वह वस्तु जिसे जो हमारे सामने होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूर्त कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, है ना। जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि कहते हैं। मूर्त कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? मूर्त कहते हैं, क्योंकि ये मूर्त ऐसा शब्द है जो कि आपको एग्जामों में बहुत जगह देखने को मिलेगा, है ना। तो मूर्त को आपको यही समझना है। मूर्त में क्या होता है? जिसे हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। महसूस कर सकते हैं है उसे हम कहते हैं मूर्त वस्तु कहते हैं, या मूर्त बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय क्या होता है कि जिसे हम छू सकते हैं, जिसके बारे में
यानी कि जिससे जिसके बारे में यानी कि जिस चीज़ को हमारे सामने रखा हुआ हो, जिसे हमारे जो शब्द जो वस्तु हमारे सामने रखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी कि जिसे हम देख कर कार्य करते हैं, है ना, जिसे हम देख कर कार्य करते हैं, सो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। और इसमें इसके अंतर्गत जो अ, कार्य होता है मनो यानी कि मैकेनिक हो गया, कारीगर हो गया, ये जो दोनों है कैसे मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें जो है हर एक कार्य को जो है कारीगर के अंतर्गत यदि बात करें या मैकेनिक के अंतर्गत बात करें, इसमें देख कर ही हर एक कार्य को किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, ठीक है। तो अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि इसी का अपोजिट है क्या मूर्त बुद्धि का, कि मूर्त बुद्धि में हमने क्या देखा था कि मूर्त बुद्धि में कोई चीज को हम देख कर करते हैं, हमारे सामने होता है, उसके प्रति हम उस कार्य को करते हैं, ठीक है। जबकि इसमें यदि मैं बात करूँ अमूर्त बुद्धि की, तो अमूर्त बुद्धि में दिखाई नहीं देता, कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसमें भावनाओं और कल्पनाओं के माध्यम से अ, व्यक्ति कार्य करता है ना, कल्पना इन भावनाओं के माध्यम से जो है व्यक्ति कार्य कर पाता है। जैसे कि कवि को आपने देखा होगा, कवि जो है कवि के सामने ऐसी कोई वस्तु या फिर ऐसा कुछ मटेरियल रखा नहीं होता है, वे थिंकिंग के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से कविता लिखता है। वो चाहे डॉक्टर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भी जो है कल्पनाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं एक सोच विचार के माध्यम से किसी भी ग्रह के किसी मरीज को देखता है। और इसी प्रकार चित्रकार चित्रकार हो या फिर अन्य बहुत सारे ऐसे जो है पद है, जिसके माध्यम से जो है अमूर्त बुद्धि के माध्यम से उस पर कार्य किया जाता है, जिसे हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, और यहाँ से आपको जो है उदाहरण पूछ लिया जाता है कि अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत में कौन कौन सा उदाहरण आ सकता है, कि क्या डॉक्टर जो है अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है क्या, या फिर चित्रकार अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है क्या, या फिर कभी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है क्या। तो इसमें आपको याद यही रखना है कि जिसे हम कल्पनाओं के माध्यम से करते हैं, जिसे हम जहाँ पे थिंकिंग करना हमें पड़ रहा है, जहाँ पे हमें तर्क करना पड़ रहा है, उससे हम क्या कहेंगे, अमूर्त बुद्धि कहेंगे। और अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत अर्थात तर्क के अंतर्गत या फिर सोच विचार के अंतर्गत जो कार्य आप कर रहे हो और जो करना पड़ रहा है आपको, वो क्या कहलाएगा, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत में आता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला इन्होंने दिया है सामाजिक बुद्धि, है ना, सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत में समाज सेवा के अंतर्गत जो कार्य आते हैं, वो चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में वो चाहे व्यावसायिक हो या फिर हम कह सकते हैं समाज सेवा हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई अभिनेता जो है समाज सेवा के प्रति यहाँ पे बहुत ज़्यादा जागरूक होता है और समाज के लिए बहुत सारे जो कार्य करता है, वे सभी कार्य जो है सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, है ना। और एक अध्यापक जो है वो भी समाज सेवा के अंतर्गत ही आता है, अर्थात हम कह सकते हैं सामाजिक बुद्धि उनमें डेवलप होती है और उसी के अनुरूप समाज में व्यवहार करता है। और समाज में जो है बुद्धि का जो प्रचार है, एक ज्ञान का प्रचार अनेक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है। ये आपको पता हो गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। सो बुद्धि के प्रकार जो है थंडाई के द्वारा कितने 3 प्रकार दिए गए हैं, और कौन कौन से प्रकार, जो कि मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और एक सामाजिक बुद्धि, है ना। बस आपको यहाँ पे उदाहरण समझना होगा। यदि आपने परिभाषा समझ लिया साथियों, हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास किया होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होने वाला है ना। मैं इतना दावे के साथ में कहता हूँ। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि जो सन 1916 में क्या हुआ था, सन 1916 में टर्मन द्वारा, किसके द्वारा, टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि का यानी कि संशोधित सूत्र यहाँ पे दिया गया था उनके द्वारा। और इन्होंने संशोधन करके एक सूत्र दिया था, जिसमें कि मानसिक आयु, है ना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, है ना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100, इसी से आप जो है बुद्धि लब्धि का मापन कर सकते हैं। और आगे जाके जो ये फॉर्मूला है, इसका आपको आगे जाके उपयोग करना होगा, है ना। तो आपको ये समझना होगा या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसके द्वारा दिया गया था। सो आपको याद रखना है किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा दिया गया, है ना, किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा दिया गया। कब, 1916 में दिया गया था, है ना, कब 1916 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ में नेक्स्ट अगला जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि बुद्धि लब्धि और उनकी जो स्थितियाँ जो है अलग अलग होती है, और हर एक स्थिति में जो अलग अलग
आयु होती है उन सभी के बारे में भी हम यहाँ पे रूबरू आप लोगों को करा दी जाती है। जो पहला जो होता है आईक्यू लेवल की अगर हम बात करें तो पहला जो होता है 25 से कम, है ना, पहला कितना 25 से कम। बुद्धिलब्धि के अंतर्गत पहला जो सबसे कम होता है 25 वर्ष से, यानी कि 25 से अगर कम होता है ना। आयु के हिसाब से नहीं होता, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 25 यहाँ पे जो बुद्धिलब्धि की जो सीमा है, कहीं आयु पे फर्क नहीं पड़ता है, आयु में नहीं होता साथियों, क्योंकि जो विकास जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, विकास जो समझाने का प्रयास किया है, विकास को यदि आपने समझा होगा तो आपको पता होगा कि विकास जो होता है किसी भी स्टेज में, यानी कि किसी भी व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे विकास जो होता है एज के आधार पर नहीं होता है, यहाँ जीवन पर्यंत चलने वाला है और निरंतर चलते रहता है। और किसी भी व्यक्ति में कितना भी विकास वो जितना चाहता है वो उतना हो सकता है ना। तो यहाँ पे अलग अलग आईक्यू लेवल दिया गया है और अ, आपको हर एक पॉइंट को समझना होगा। तो 25 से यदि कम आईक्यू लेवल है तो उसे कहा जाता है जड़त्व बुद्धि, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, जड़त्व बुद्धि कहा जाता है। और 25 से 49 यदि है तो उसे कहा जाता है मूड बुद्धि, है ना, क्या कहा जाता है, मूड बुद्धि कहा जाता है। और इसी के साथ साथ में यदि 50 से 69 है ना, 50 से 69 यदि है तो उसे कहा जाता है मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। और नेक्स्ट अगला जो है 70 से अर्थात 70 से 79 के मध्य में यदि होता है तो उसे कहा जाता है मंद बुद्धि। और 80 से 89 के बीच में जो आईक्यू लेवल होता है उसे कहा जाता है सामान्य बुद्धि से नीचे, है ना, सामान्य बुद्धि से नीचे। उसके बाद में 90 से 109 अर्थात 109, 90 से 109 के बीच में यदि आईक्यू लेवल है तो उसे सामान्य बुद्धि कहा जाता है। और उसी के बाद में 110 से 119 यदि है तो उसे कहा जाता है सामान्य बुद्धि के से ऊपर, है, सामान्य बुद्धि से ऊपर। और 120 से 129 के मध्य जो आईक्यू लेवल यदि है तो उसे कहा जाता है तीव्र बुद्धि कहा जाता है। और 130 से 139 के बीच में यदि है तो उसे प्रखर बुद्धि कहा जाता है। और 140 से अधिक यदि है तो उसे कहा जाता है प्रभावशाली बुद्धि, है ना, उसे कहा जाता है प्रभावशाली बुद्धि कहा जाता है। सो हर एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे आप हर एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिए। और ये जो मैंने आप लोगों को जो आईक्यू लेवल दिखाने का प्रयास किया है इसे आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप एक दो बार इसे लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको जो है हर एक पॉइंट आपसे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको जो है प्रतिभाशाली यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों में क्या अलग यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्या अलग गुण होते हैं, उन पे हम नजर डालते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं जो होते हैं इंटेलिजेंस, यानी कि उनमें क्या होता है इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होते हैं ना। और वे खुद पे इंडिपेंडेंट होते हैं, वे किसी की हेल्प नहीं लेते हैं ज़्यादा, है ना। और साथ ही साथ इसमें आत्म क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ना, आत्म क्षमता बहुत ज़्यादा होती है किसमें, प्रतिभाशाली बच्चों में। और इनमें जो क्यूरियोसिटी जो होती है वो बहुत यानी कि होती है। और इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्कूल में इन्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प की यानी कि ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द सीख पाता है वहाँ पे, है ना। और इसी के साथ साथ में मैं लेके चलता हूँ अब बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में आपको हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंटों से रूबरू करने वाले हैं और हर एक पॉइंट पे नज़र हम यहाँ पे डालने वाले हैं। पहला जो सिद्धांत आता है बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत क्या होता है, एक कारक सिद्धांत आता था, आप कह सकते हैं कि वह सिद्धांत जिसका प्रतिपादन बीने ने किया था, यानी कि बीने ने किया था। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा, बीने के द्वारा किया गया था। और इन्होंने बताया था कि व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है ना, एक ही प्रकार की बुद्धि होती है और सभी कार्यों में कार्य करते हैं ना, एक ही प्रकार की बुद्धि सभी कार्यों में कार्य करती है। ऐसा नहीं होता है कि यदि आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कहीं दूसरे प्रकार की बुद्धि काम कर रही है, या फिर आप कहीं खाना खा रहे हो तो वहाँ पे दूसरे प्रकार की बुद्धि काम कर रहा है, या फिर आप खेल रहे हो तो वहाँ पे दूसरे प्रकार का बुद्धि काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है ना, सभी प्रकार की बुद्धि होती है ना, सभी व्यक्तियों में सभी प्रकार की बुद्धि होती है। और आपको ऐसा महसूस नहीं करना है कि आपके साइड में कोई दूसरा व्यक्ति अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस है या फिर को बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि का व्यक्ति है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके पास में कहीं दूसरा बुद्धि है। तो सभी के व्यक्ति के पास में सभी के साथ में समान बुद्धि होती है और सभी बुद्धि कैसे सामान्य कार्य
करती है। बस व्यक्ति में अलग-अलग व्यक्ति में अलग-अलग जो कार्य है वो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अलग कार्य करता है, कोई व्यक्ति अलग कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है द्वितीयक कारक सिद्धांत है ना, एक 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 यानी कि फर्स्ट का हमने क्या देखा, एकल यानी कि एक कारक सिद्धांत। नेक्स्ट अगला है द्विकारक सिद्धांत। तो द्विकारक सिद्धांत को जो है स्पेयरमैन ने प्रतिपादित किया है, स्पेयरमैन ने के द्वारा दिया गया है, और इन्होंने दो तत्व बुद्धि के दो तत्व बताया मिला, यानी कि बुद्धि को दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है बताया है। पहला जो होता है सामान्य तत्व। सामान्य तत्व अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है ना, जन्मजात होती है, और हर हर किसी में अलग अलग होती है, ये भी सही है। जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोगों की जो बुद्धि जो होती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है ना। जन्मजात उसका लालन पालन जैसे होता है, उसका यानी कि शारीरिक विकास कैसे होता है, उन सभी के आधार पर उनकी जो बुद्धि जो होती है कैसे होती है, जन्म से ही अच्छी हो पाती है, ठीक। नेक्स्ट अगला जो है विशिष्ट बुद्धि है। विशिष्ट बुद्धि कैसे होती है, दूसरों से अर्जित बुद्धि होती है ना, दूसरों से अर्जित होने वाली बुद्धि होती है। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे अलका याग्निक की अगर हम बात करें, सॉरी, यदि हम बात करें यहाँ पे लता मंगेशकर की, यदि हम यहाँ पे बात करें, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अर्जित करके कहीं दूसरे से ज्ञान अर्जित करके उन्होंने जो है अपने ज्ञान को बढ़ाया है, और उस फील्ड के प्रति या उस कार्य के प्रति उन्होंने अपने आप को सक्षम प्रूव किया है। तो ये क्या कहलाता है, ये बुद्धि होता है अर्जित बुद्धि, जिसे हम विशिष्ट तत्व भी कहते हैं, जिसे यानी कि किसने इस दोनों बुद्धियों को, यानी इन दोनों सामान्य तत्वों को किसने, स्पेयरमैन ने प्रदर्शित किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है समूह तत्व कारक सिद्धांत। समूह तत्व कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने, थर्स्टन ने दिया है ना, किसने, थर्स्टन ने दिया है। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योगात्मक होती है, बुद्धि कई प्रकार की योगात्मक होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं आपने जो है स्कूल स्टार्ट किया होंगे, स्कूल स्टार्ट करने के बाद में आप जो है निरंतर आगे बढ़ते रहे, और आप जैसे जैसे क्लास में आप बढ़ते रहे वहाँ से जो है ज्ञान अर्जित करते रहे, पुस्तकीय ज्ञान हो या फिर हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान दिया गया होगा, उस सभी ज्ञान को आप क्या करते रहे, स्टोर करते रहे, वो इस प्रकार मल्टीपल होते रहे, या हम कह सकते हैं उस प्रकार उनका योग होता रहा, और वो योग होते होते जो है पूरा मिश्रण आपके वश में स्टोर हो गया होगा, और उसी अ, ज्ञान के बलबूते आप बहुत ही अच्छा से कोई भी वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और यही यानी कि समूह तत्व का जो कारक सिद्धांत किसने बताया था, थर्स्टन ने बताया, और उन्होंने भी यही कहा है कि बुद्धि कई प्रकार के योग्यताओं का मिश्रण होता है, जो विभिन्न समूहों में पाया जाता है अलग अलग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो है हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो आपको समझना होगा। पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, थर्नडाइक के द्वारा जो बुद्धि का जो सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है उससे मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। अब मैं लेके चलता हूँ अब बुद्धि का जो सिद्धांत, नेक्स्ट अगला क्या है, अगला बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने दिया है ना। हार्वर्ड गार्डन ने अगला बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हार्वर्ड गार्डन के द्वारा दिया गया। और वे क्या कहते हैं कि थ्योरी, यानी कि उन्होंने क्या बताया कि अलग अलग बुद्धि, यानी कि अलग अलग इन्होंने भी अलग अलग बुद्धि के प्रकार, अलग अलग सिद्धांत बताए। हर एक सिद्धांत पे हम नजर डालते हैं। पहला शाब्दिक भाषाई सिद्धांत इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले शाब्दिक भाषाई सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया कि इसके माध्यम से बच्चे है ना, बच्चों में क्या होता है, इनके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। शाब्दिक भाषा के अंतर्गत बच्चों यानी कि शब्दों एवं भाषाओं का ज्ञान होता है, और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आगे जाके वकील, कवि और पत्रकार बन पाते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, हार्वर्ड गार्डन के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया है भाषा पे, लगभग मुझे लगता है बुद्धि का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। और पहला पॉइंट इनके द्वारा क्या है, भाषा बुद्धि का यानी कि शाब्दिक भाषाई सिद्धांत। और इसके अंतर्गत यानी कि व्यक्ति में क्या शब्दों का जो शब्द या फिर भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है भाषा का विकास कर आगे जाके वकील, कवि और पत्रकार बन पाता है। नेक्स्ट अगला जो है तार्किक गणितीय
सिद्धांत, तार्किक गणितीय सिद्धांत, इसमें तार्किक योग्यताएं होती है, योग्यताएं अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आगे जाके व्यक्ति वैज्ञानिक बन पाता है और ऐसे ही मिसाइल मैन बन पाता है ना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अकाउंटर बनते हैं या फिर बैंकर या फिर साइंटिस्ट बन पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि क्या होती है? स्थानिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जो कि अमूर्त तथ्यों पर आधारित होती है, अमूर्त तथ्यों पर आधारित होती है, अर्थात जो कल्पनाओं पर आधारित होती है, जो मानसिक छवि बनाती हैं, है ना। ऐसे लोग आगे जाकर, है ना, ऐसे लोग आगे जाकर मूर्तिकार और चित्रकार आदि बन पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शारीरिक गतिक बुद्धि, है ना। शारीरिक गति बुद्धि क्या होता है? इसमें शारीरिक गति का विकास होता है और शारीरिक गति वाली बुद्धि इसमें होती है और इसी के परिणाम स्वरूप आगे जाके व्यक्ति अभिनेता या फिर जो हेल्थ या हम कह सकते हैं डांसर या एक्टर बन पाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है अगला बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि क्या होती है? इस बुद्धि के अंतर्गत में संगीत की जो बुद्धि अधिक होती है ना, संगीत के प्रति बच्चा यानी संगीत के प्रति व्यक्ति अधिक जो है जुझारू होता है या अधिक उनमें ज्ञान वो स्टोर करने का प्रयास करता है और आगे जाके यही व्यक्ति आगे जाके सिंगर और सिंगर बन पाता है ना, सिंगर बन पाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि क्या होता है? इसके द्वारा व्यक्ति, है ना, दूसरे के साथ में कैसा इंटरेक्ट किया जाता है, यह जो पता किसके द्वारा चलता है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत चलता है और इन व्यक्तियों में अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का जो विकास बहुत ही ज़्यादा होता है और यही व्यक्ति आगे चलकर नेता और सामाजिक यानी कि सामाजिक सेवा करते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रकार है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में क्या होता है? इसमें खुद के साथ में कैसा इंटरेक्ट किया जाता है, इसका ज्ञान जो है व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है। इसी के परिणाम स्वरूप आगे जाके व्यक्ति जो है आध्यात्मिक गुरु बन पाता है। नेक्स्ट अगला जो है प्राकृतिक बुद्धि। तो प्राकृतिक बुद्धि में क्या होता है? इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक आता है और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह आगे जाके क्या बनता है? किसान बन पाता है, ठीक है। और क्योंकि किसान को जो है प्रकृति के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है और इसी के प्रति जो है ज्ञान भी अर्जित वो कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं इस बुद्धि में व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचता है, समझता है और उसी के बारे में विचार करता है और दुनिया में वो सोचने लगता है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, भगवान कौन है। ऐसे बहुत सारे जो सोच विचार उनके मन में आते रहते हैं और इसी कारण इन्हीं का विकास अधिक हो पाता है और आगे जाके वह साधु संत बन पाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगला इसी में आलोचना इसी के अंतर्गत आता है और आलोचना अधिक होने के कारण यह इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस इनमें होती है और इनकी इसे वैलिड नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला त्रिआयामी सिद्धांत। तो त्रिआयामी सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। किसने? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था और इसके अंतर्गत इस सिद्धांत यानी कि इसे बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसके? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया और गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यताएं प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है, विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद। इन 3 वस्तुओं से निर्मित होती है और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि संरचना सिद्धांत यानी कि दिया गया है, उसके अनुसार प्रमुख रूप से कितने तत्व बुद्धि का निर्माण जो है कितने तत्व से निर्माण हो सकता है? तो पहला विषय वस्तु, दूसरा संक्रियाएं और तीसरा क्या है? उत्पाद, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ साथ में मैं लेके चलता हूँ त्रिघटीय सिद्धांत। त्रिघटीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? स्टर्नबर्ग ने किया है ना। किसने दिया है? स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और स्टर्नबर्ग ने अलग अलग जो 3 प्रकार बताए हैं उनके बारे में मैं आपको गुरु करा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि क्या होती है? अनुभवात्मक बुद्धि वह बुद्धि होती है, यह बुद्धि होती है जिसमें अनुभव पर या जो कि अनुभव पर आधारित होती है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नया खोजता है और अनुभव के माध्यम से कुछ नया बनाता है, ठीक है।
जिसे हम क्या कहते हैं, अनुभवात्मक बुद्धि कहते हैं, और इसे किसने, स्टनबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट अगला क्या है, घटकीय बुद्धि है ना। घटकीय बुद्धि अर्थात व्यक्ति जो है कुछ बहुत ही बड़ी घटनाओं से या छोटी छोटी घटनाओं से व्यक्ति घटनाओं के माध्यम से कल्पना करता है, और कल्पना शक्ति को बहुत ही सोच विचार करके, अर्थात हम कह सकते हैं अमूर्त बुद्धि वाले इसमें व्यक्ति होते हैं। और ऐसे लोग जो है चीज़ों को पीछे का, यानी कि पीछे का कारण जानकर जो है अपना विकास कर पाते, बुद्धि का विकास कर पाते हैं। जिसे किसके, स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया है घटनी बुद्धि है ना। बहुत बहुत बड़ी, यानी कि बहुत छोटी छोटी या बड़ी बड़ी हम घटनाएं कर सकते हैं, उनसे उन पे कल्पनाओं करके सीख सकते हैं कि ऐसा उसके साथ में एक्सीडेंट यदि होता हुआ देख लेते हैं, तो उसमें वो उसमें कल्पना करने लगते हैं कि उन्होंने क्या गलती किया, और वो गलती कहीं हम न करें या फिर कोई और न करे उसे, इसीलिए वो क्या करता है, उन यानी घटनाओं से सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट अगला जो है संदर्भात्मक, क्या है, संदर्भात्मक बुद्धि है ना। ये क्या होता है, संदर्भात्मक बुद्धि जो होता है, व्यक्ति इसमें सूचनाओं को सही ढंग से, इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है ना। सही ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है, जिसको अधिक से अधिक लाभ हो, यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ में समायोजन रखते हैं, और व्यक्ति यानी कि व्यवहारिक उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो ये है व्यवहारिक से संदर्भित बुद्धि। सो मैंने यहाँ पे जो है स्टर्नबर्ग के द्वारा जो बुद्धि के प्रकार दिए हैं, उनसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रूबरू करा दिया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक पॉइंट को समझते हुए चला होगा। और मैं पुनः फिर से हार्वर्ड गार्डन के द्वारा जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उनके द्वारा दिया गया है, उनसे मैं रूबरू करा देता हूँ। पहला इन्होंने दिया है शाब्दिक शाब्दिक भाषाई बुद्धि का सिद्धांत है, जिसमें जो व्यक्ति है शब्दों का अधिक ज्ञान इसमें होता है, जिससे आगे चलकर वकील या कवि या चित्रकार बन पाता है। और नेक्स्ट अगला इन्होंने बताया तार्किक बुद्धि है ना। तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, तो इसमें क्या होता है, तार्किक योग्यता जो योग्यता की अधिक इनमें होती है, जिसके कारण आगे चलकर यह बैंकर या साइंस या वैज्ञानिक बन पाता है ना। साइंस के प्रति कार्य कर पाता है, वैज्ञानिक बन पाता है। नेक्स्ट अगला इन्होंने बताया स्थानिक बुद्धि। और स्थानिक बुद्धि जो होती है, कैसे मूर्तकार, कैसे होती है, मूर्तकार या चित्रकार इसमें बन पाते हैं, क्योंकि जो बुद्धि जो होती है छवि को देखकर या अमूर्त तथ्यों को देखकर जो है इनमें कार्य किया जाता है। नेक्स्ट अगला है शारीरिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत में इसमें जो है व्यक्ति अभिनेता या डांसर, हम अभिनेता या फिर कोई खेल के प्रति कोई कार्य कर रहा है, खेल कोई खिलाड़ी यदि है, तो वो शारीरिक गति की बुद्धि के अंतर्गत में आता है। संगीतात्मक बुद्धि, जिसमें कि संगीत के प्रति उनमें जो है ज्ञान अधिकता होने के कारण आगे जाके सिंगर बन पाते हैं, है ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे आप लोगों को मैंने रूबरू कराया। नेक्स्ट अगला जो है यहाँ पे जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, त्रिआयामी सिद्धांत। तो त्रिआयामी जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, तो त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड के द्वारा दिया है ना। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, और उन्होंने तीन जो सिद्धांत कौन कौन सा बताया त्रिआयामी सिद्धांत कौन कौन सा, पहले विषय वस्तु है, संक्रियाएं, तीसरा है जो उत्पाद है ना। इन तीनों पॉइंटों को आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके बाद में स्टर्नबर्ग आए, और स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के तीन भाग उन्होंने बताया। पहला अनुभवात्मक बुद्धि, घटनीय बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बुद्धि के पूरे पॉइंटों को आप लोगों के बीच में रूबरू कराया, और हर एक पॉइंट को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया। सो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अब बुद्धि से कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाए, आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले क्लास में यहाँ पे देखेंगे अधिगम अर्थात लर्निंग, ठीक। सो तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ यदि आप पूरे पूरे क्लासेस देखना चाहते हो साथियों, सो आप 10 अलग एजुकेशन चैनल पर जाइए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके पूरे सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। अभी मैं सीडीपी का भी जो क्लासेस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, और ये एक बहुत बड़ा मैराथन है साथियों, जो बस मैं आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में दे रहा हूँ, लेकिन पूरे पूरे जो क्लासेस आप लोगों को वहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आप वहाँ से जाके देखिएगा। और साथ ही साथ यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर द सलम एजुकेशन चैनल के बाद में आपको द सलम एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करना है, और वहाँ पे ऑल
पीडीएफ में जाना है और वहाँ पे आपको सीडीपी का जो है सीडीपी का एक बहुत ही अच्छा सा नोट्स आपको देखने को मिलेगा और यही नोट वहाँ पे दिया है जो कि आपको फ्री में मिलेगा, सो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास बहुत ही पसंद आया होगा आपको, और ऐसे ही सभी क्लास पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अ, अपने साथियों तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।